नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। जैसा कि हम लोग UGC नेट हिंदी के यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं, यानी हिंदी कविता को। आज पढ़ने जा रहे हैं विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली में है, सबसे पहले हम लोग विद्यापति के बारे में कुछ जानते हैं। विद्यापति जी का जन्म जो है वो 1350 में विस्पी नामक गांव में यानी कि दरभंगा में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था तथा माता हंसिनी देवी। तो विद्यापति का जन्म जो है वो सन 1350 ईस्वी में दरभंगा विस्पी में हुआ। पिता हो गए इनके गणपति ठाकुर और माता है इनके हंसिनी देवी। आश्रयदाता की बात करें, यानी कि पहले के कवि जो थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में काम करते थे, किसी न किसी राज दरबार से जुड़े थे। तो ये विद्यापति जी जो हैं, इनके आश्रयदाता हैं राजा शिव सिंह और लखीमा देवी, यानी कि राजा शिव सिंह की पत्नी लखीमा देवी। राजा शिव सिंह ने विस्पी गांव विद्यापति को उपहार स्वरूप दिए थे, यानी कि विस्पी गांव जो है वो विद्यापति को मिला था उपहार स्वरूप में। इतना ही नहीं, ये कीर्ति सिंह के यहाँ भी दरबारी कवि रहे थे, यानी कि राजा शिव सिंह के यहाँ तो थे ही, और ये कीर्ति सिंह के यहाँ भी क्या थे, दरबारी कवि के रूप में रहते थे। अब देखिए यहाँ पे है कि विद्यापति जी जो हैं ये शैव संप्रदाय के कवि थे। किसके कवि थे? तो ये शैव संप्रदाय के कवि थे। आगे चल के हम लोग देखेंगे ये भक्तिपूर्ण रचना भी किए हैं, श्रृंगारिक रचना भी किए हैं। तो इसमें बहुत ही मतैक्य हो जाता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या फिर भक्त कवि हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है विद्यापति जो है वो भक्त कवि या श्रृंगारिक कवि है। इसमें विद्वानों में मतभेद है। श्रृंगारिक जो माना है वो किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, ये ऐसे कवि हैं जो विद्यापति को क्या मानते हैं? श्रृंगारिक कवि मानते हैं। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय, ये सारे कवि जो हैं वो विद्यापति को मानते हैं भक्त कवि के रूप में। अब इन्हें रहस्यवादी कवि भी माना गया है, जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र और नगेंद्र नाथ गुप्त जैसे कवि जो हैं वो इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो विद्यापति को 3 श्रेणियों में देखा गया, एक तो श्रृंगारिक कवि, एक है भक्त कवि और एक है रहस्यवादी कवि। विभिन्न विद्वानों के मत हैं ये। अब इनकी रचनाओं की बात करें, विद्यापति की प्रमुख रचना है, पहला रचना है पदावली, जिसके कारण इन्हें बहुत ही ख्याति मिली है। पहला रचना है पदावली। जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है, यानी कि पदावली जो है यह मैथिली भाषा में रचित है और यह जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है। महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ कि पदावली जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस पर आधारित है, तो जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है। नेक्स्ट है कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है यह अवहट में रचित रचना है। कीर्तिलता जो है यह अवहट यानी कि अवहट भाषा में, जबकि पदावली जो थी वो मैथिली भाषा में रचित थी। कीर्तिलता राजा कीर्ति सिंह का वर्णन है। इसमें कीर्तिलता में क्या है? कीर्ति सिंह का वर्णन है। नेक्स्ट रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका जो है यह शिव सिंह का वर्णन है। राजा शिव सिंह का वर्णन कीर्ति पताका में है। चौथी रचना है इनकी भू परिक्रमा। भू परिक्रमा जो है इसमें क्या है? भौतिक शिक्षा से युक्त कहानियाँ हैं। भू परिक्रमा में भौतिक शिक्षा से युक्त कहानियाँ हैं। पांचवा है पुरुष परीक्षा। राजा शिव सिंह की आज्ञा से ललित कला एवं धार्मिक तथा राजनीतिक विषयों का वर्णन है इसमें। आगे है लिखनावली है इनकी रचना। शैव सर्वस्व सार है इनकी रचना, शैव सर्वस्व सार। 8 नंबर में है गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली और क्या है? दुर्गा भक्त तरंगिनी, यानी कि ये सारी इनकी रचनाएं हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, पदावली है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा,
पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो ये शुक्ल जी का आलोचक जो है वो दृष्टिकोण है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृग भृंगी संवाद पर रचित बताया है। ये भी महत्वपूर्ण है कि विद्यापति के कीर्तिलता को भृग भृंगी श्रृंगार के संवाद पर आधारित रचित किसने बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये सारी आलोचना जो पंक्तियाँ होती है, ये सारी काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे चलिए, आगे है मैथिल कोकिल की उपाधि। अब देखिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि जो है वो मिली है पदावली के कारण। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना मैथिली भाषा में रचित है यह, और इसी के कारण विद्यापति को क्या मिला? मैथिल कोकिल की उपाधि मिला। अभिनव जयदेव की उपाधि जो है यह राजा शिवसिंह ने इन्हें दिया। अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिवसिंह ने दिया। अब इनके पदावली के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनकी रचना पदावली ही लगी हुई है। पदावली सबसे पहले देखेंगे कि इनकी भाषा क्या है। तो पदावली की भाषा है मैथिली भाषा। अब बात करेंगे कि पदावली में क्या लिखे हैं। तो राधा कृष्ण के श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। पदावली में इन्होंने राधा कृष्ण के श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन किया है। इसमें राधा को बुद्धिमती बताया गया है तथा कृष्ण को संज्ञानी बताया गया है। ठीक है, राधा को बुद्धिमती यानी कि बुद्धिशाली बताया गया है, और वहीं कृष्ण को संज्ञानी बताया गया है यानी कि ज्ञानी बताया गया है। पदावली की शुरुआत जो है वह कहाँ से होती है? तो मुग्धा नायिका का वर्णन से होती है। मुग्धा नायिका का वर्णन, यहाँ नायिका कौन है? तो नायिका यहाँ पे राधा है। राधा के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, कवि यानी कि विद्यापति जी कहते हैं, ऐसा लगता है कि मुख को अमृत से धोकर आंचल से पोंछा गया है, जिससे चकवा पक्षी को भ्रम हो रहा है कि यह दूसरा चांद कहाँ से आ गया। यानी राधा के मुख का वर्णन, मुख की तुलना जो है वो चांद से किया गया है यहाँ पे। ठीक है, मुख कमल, मुख को कमल और केश को शैवाल की उपमा भी दी गई है। तो ये जो है ये पदावली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब पदावली में देखिए कैसे ये रचना है पदावली। पहले यहाँ पे वंदना रखा गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं कवि, नंदक नंदन कदम बेरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बोलब। यानी नंदक नंदन यानी कौन? कृष्ण हुए। नंदक नंदन कौन हुए? कृष्ण हुए। कदम बेरी तरुतर यानी कदम के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, धीरे धीरे मुरली को बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। यानी क्यों मुरली बजा रहे हैं? तो समय का संकेत दे रहे हैं किसको? तो यानी कि राधा को। और बोली पठाओ यानी उन्हें बुला रहे हैं। धीरे धीरे मुरली बजाकर कदम्ब के नीचे कृष्ण जो है वो राधा को बुला रहे हैं। सामड़ी तोड़ा लागी अनुखन बिकल मुरारी। सामड़ी यानी कि राधा, सामड़ी यानी कि राधा। क्या है यहाँ पे? सामड़ी तोड़ा लागी अनुखन विकल मुरारी, यानी राधा के लिए जो है अनुखन यानी कि हमेशा हर क्षण, मुरारी यानी कि कृष्ण विकल हुए बैठे हैं और मुरली बजा रहे हैं। देखिए आगे,
जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, यानी जमुनाक तीर यानी कि यमुना नदी के किनारे जो उपवन हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, वहाँ पे बहुत ही उद्वेलित यानी कि बहुत ही उत्सुकतापूर्वक वहाँ पे बैठे हुए हैं। फिरी फिरी तत ही निहारी, और फिर कर वहाँ के जो है वो पथ, जहाँ से राधा आने वाली है उसे निहारी यानी कि ताक रहे हैं। गोरस बिकनेसी आवैत जावैत, गोरस यानी कि दूध जो बेचने वहाँ से आवत जाइत, वहाँ से जो गोपियाँ गोरस बेचने यानी दूध बेच के आ रही है, जनी जननी पूछ बनमाड़ी, उससे कृष्ण जो है वो राधा के बारे में पूछ रहे हैं। तेही मति मधुसूदन, यानी कि हे राधा, तुम जो हो बहुत बुद्धिशाली हो, और कृष्ण मधुसूदन भी बहुत बुद्धिशाली हैं, यानी तुम दोनों ही बहुत बुद्धिमती हो, बहुत बुद्धिशाली हो। और जब दो बुद्धिशाली लोगों का मिलन होता है तो जो है फल जो है वो बहुत शुभ होते हैं। तो बचन सुनह किछु मोड़ा, यानी कि गोपियाँ बोल रही है, हे राधे, तुम बहुत बुद्धिशाली हो और कृष्ण भी बहुत बुद्धिशाली हैं, तुम कुछ मेरे वचन सुनो। भनहि विद्यापति सुन बड़ जौबती, सुन बड़ जौबती किसे कहा गया है? राधा को। बंदह नंद किशोरा, यानी कि तुम नंद किशोर की बंदन करो, उसके पास जाओ, यानी कि कृष्ण जो तुम्हें इतने विकल होके उद्वेगता पूर्वक बुला रहे हैं, हे सुन बड़जौवती, हे राधा, तुम वहाँ पे जाओ। यहाँ पे देखिए कितना भावपूर्ण रचना रचे हैं विद्यापति जी। इनके पदावली बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो भावुक रचना है, बहुत ही श्रृंगारिक भी रचना है, बहुत अच्छे रचना है ये। तो ऐसे ही यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन ऐसे ही कवि ने किया है। तो रहने देते हैं आज की क्लास यहाँ तक। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास जो है वो आप लोगों के पास पहुँच जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं जायसी की पद्मावती के ऊपर करने वाले हैं, जायसी की पद्मावती। इस तरह हम लोग धीरे धीरे यूनिट 5 में ढेर सारी कविताएं लगी हुई है, जिसे कि हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक करके सारे कविताओं को पूरा पढ़ लेंगे। धन्यवाद।